हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने हमारे पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की शपथ, उसके कार्यकाल और राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति विशेष अधिकारों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रपति को हटाने की विधि, राष्ट्रपति को हटाने की विधि और उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। पहली चीज़, पहले राष्ट्रपति को हटाने की विधि। राष्ट्रपति को हम उसके कार्यकाल से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं हम? राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। महाभियोग किस प्रक्रिया द्वारा? राष्ट्रपति को हम केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकते हैं। यदि उसके समय से पहले हटाना हो, उसके कार्यकाल से पहले हटाना हो, तो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकता है। और ये राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब देखो, महाभियोग जब पढ़ेंगे तो हम दो अनुच्छेद देखेंगे। एक अनुच्छेद हो गया 56 नंबर। एक अनुच्छेद कितना है? एक अनुच्छेद हो गया 56 और एक अनुच्छेद है 61 नंबर। कौन सा? 61 अनुच्छेद। जब महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो हम दो अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद 56 नंबर और एक अनुच्छेद 61 नंबर। कौन से दो अनुच्छेद है? एक 56 नंबर और एक 61 नंबर। हम दो अनुच्छेद राष्ट्रपति को हटाने के लिए या महाभियोग की प्रक्रिया हटाने के लिए हम दो अनुच्छेद पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद 56 और एक अनुच्छेद 61। अनुच्छेद देखो 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 कहता है कि महाभियोग क्यों लाया जाए, क्यों लाया जाएगा, महाभियोग क्यों लाए, क्या कारण है? तो महाभियोग लाने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि या तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो ही हम उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं। अनुच्छेद 56 कहता है कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा। अनुच्छेद 56 बताता है कि महाभियोग क्यों लाया जाएगा। महाभियोग क्यों लाया जाएगा? तो महाभियोग लाने का सिर्फ एक कारण होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हमारे संविधान का उल्लंघन करना, उस पर अतिक्रमण करना, तो हम उसके खिलाफ राष्ट्र महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हम उसे पद से हटा सकते हैं। यह अनुच्छेद 56 कहता है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 61 जो महाभियोग की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 प्रश्न बन सकता है, प्रश्न अच्छा सा बन भी जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद 61 बताता है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 61 बताता है। अब देखो, महाभियोग कैसे कैसे लाएंगे। एक नंबर की बात है, कैसे कैसे महाभियोग की प्रक्रिया में क्या क्या होता है और कैसे कैसे महाभियोग प्रक्रिया लाएंगे। सबसे पहली बात है, महाभियोग संसद के दो सदन होते हैं। हमारी संसद के कितने सदन हो गए? हमारे देश की जो संसद है उसके दो सदन हैं। कौन कौन सा हो गया? एक हो गई लोकसभा में LS देता हूँ और एक हो गई राज्यसभा। हमारे संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। इसमें होते 545 सदस्य होते हैं और इसमें तो 245 सदस्य होते हैं। ठीक, हमारे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहली बात यह है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं। हम लोकसभा में भी ला सकते हैं और हम राज्यसभा में भी ला सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में हम प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन हम संसद के जिस सदन में लाए, हम संसद के जिस सदन में प्रस्ताव लाए, तो हमारे पास उस सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। कितने सदस्यों का? 1/4 सदस्यों का। यदि हम किस संसद के यदि हम लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया जो प्रस्ताव लाएंगे, तो जैसे 545 सदस्य संख्या है, इसका 1/4 कितना हो गया? 545 का 1/4 कितना हो गया?
5 1 4 1 और 4 3 लगभग 136 सदस्य का हमारे पास समर्थन है, तो हम लोकसभा में उसका प्रस्ताव ला सकते हैं। यदि राज्यसभा में लाएंगे तो लगभग 61 सदस्यों का यदि हमारे पास समर्थन है, तो हम राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। तो प्रस्ताव लाने के लिए कितना चाहिए? संसद कोई से भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन संसद के जिस सदन में प्रस्ताव लाएंगे उस सदन का 1/4 सदस्यों का के द्वारा समर्थन के माध्यम से हम ला सकते हैं। एक नंबर की बात। दूसरी बात क्या हो गया? अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 जो महाभियोग प्रक्रिया संबंधित है, कहता है कि प्रस्ताव पर चर्चा, यदि प्रस्ताव तो हम ला सकते हैं, संसद किसी सदन में प्रस्ताव ले आए, जैसे हम लोकसभा में प्रस्ताव लिए, प्रस्ताव लाने के बाद हम यदि जिस दिन हम प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, चर्चा करने से 14 दिन पूर्व इस चीज़ की सूचना हमको राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है? राष्ट्रपति को इस चीज़ के बारे में, इस महाभियोग के आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाए हैं और इस पर चर्चा करने के लिए, चर्चा करने से पूर्व राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना देनी पड़ती है। इसकी सूचना देनी पड़ती है दोनों, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले। 2 नंबर बात। 3 नंबर बात, अब प्रस्ताव पर, अब जैसे महाभियोग प्रक्रिया लाई हमने लोकसभा में, मान ली सबसे पहले लोकसभा में प्रस्ताव लाई, लोकसभा में चर्चा होगी, तो लोकसभा में जब प्रस्ताव पर कुल सदस्य संख्या दोनों सदनों में, जैसे लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 545 है, उसका 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कितने बहुमत से? 2/3। तो क्या कह रहे हैं? तो हम जिस सदन में प्रस्ताव लाएंगे, प्रस्ताव ले आए, उस पर चर्चा कर ली, और वह चर्चा करने के बाद में वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जैसे लोकसभा में प्रस्ताव लाए 545 हो गया, लोकसभा कुल सदस्य 545 है, इसका 2/3 कितना हो गया? 2/3 लगभग हो गया 362 के आसपास। जब उस प्रस्ताव पर 362 सदस्यों ने अपना समर्थन दे दिया, तो वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब ये प्रस्ताव पारित हो गया, अब इस प्रस्ताव में पारित होने के बाद में ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन कौन सा? राज्यसभा। मान लीजिए दूसरा सदन है राज्यसभा। अब राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ सबसे पहले क्या, इस महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी इस पर चर्चा करेगी। अब इस पर क्या करता है, राष्ट्रपति या तो खुद आ सकता है या अपना कोई भी प्रतिनिधि वकील भेज सकता है उसमें अपना पक्ष रखने के लिए। राष्ट्रपति को तो उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने ये चीज़ किया, संविधान का इस जगह उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन, ये आपने इस प्रकार संविधान उल्लंघन किया, तो उस चीज़ पे राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। यदि वो पक्ष रख देता है, राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है, और यदि दूसरे सदन में भी वह 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है, दूसरा राज्यसभा है, और राज्यसभा में भी वह 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटा दिया जाता है। और यदि दूसरा सदन में यदि 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता, दूसरा सदन पारित करने में मना कर देता है, तो वह राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया वहीं रद्द हो जाती है, वहीं कैंसिल हो जाती है। एक बार नंबर 4 बात क्या होगी? संसद के जो, अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात क्या है कि संसद में देखो, जो लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन चुनता है, और 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के सदस्य को मनोनीत करता है। अब ये मनोनीत सदस्य, सबसे बड़ी बात क्या है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत जो राष्ट्रपति का जो मनोनीत सदस्य हैं, ये सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में ये मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं,
ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आगे बात, फिर अगली बात, राज्य की जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, दो सदस्य दिल्ली और पुडुचेरी। अब दिल्ली और पुडुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश, पिछले चुनाव के बाद दिल्ली और पुडुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में जो विधायक है, जो विधानसभा के जो सदस्य है, ये महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति वे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य प्लस सभी राज्यों के विधायक या सभी राज्य विधानसभा सदस्य, ये इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। एक प्रश्न ये बन सकता है कि महाभियोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? न्यायिक प्रक्रिया होती है जो यदि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से किसी हटाया जाता तो वो तो होती है न्यायिक प्रक्रिया, लेकिन ये संसद के माध्यम से हटाया जा रहा है, इसलिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी बात, महाभियोग जब प्रस्ताव आता है, पारित होता है, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। इसमें अलग अलग दोनों सदन में अलग अलग से, पहले राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, किसी भी सदन में, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ता है, न कि संयुक्त अधिवेशन पास नहीं करवाया जाता है। क्यों नहीं करवाया जाता है? कि लोकसभा के अंदर 545 सीट होती है, जबकि राज्यसभा में 245 सीट होती है, यानी उससे आधी सीट हो गई, आधी से कम सीट हो जाती है। यदि लोकसभा में जिस सरकार का समर्थन होता है, यदि राष्ट्रपति के पक्ष में है, तो महाभियोग प्रक्रिया पास नहीं हो पाएगी। और यदि राष्ट्रपति विरुद्ध हो जाती है तो अपने आप संयुक्त अधिवेशन पास करवा लेगी। इसीलिए दोनों में अलग अलग, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करवाना पड़ता है। फिर महाभियोग की प्रक्रिया को, प्रस्ताव को एक हाउस में यदि भारी बहुमत से पास हो जाए, महाभियोग प्रक्रिया में जैसे मान लोकसभा में खुले पूर्ण बहुमत से पास हो, 2/3 से ज़्यादा बहुमत से पास हो जाए, लेकिन राज्यसभा में यदि पास नहीं होता तो खारिज हो जाता है। यहीं पे दूसरे प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यदि महाभियोग चल रहा है, महाभियोग का प्रस्ताव आ गया, महाभियोग प्रक्रिया चल रही है, और ये प्रक्रिया मान लीजिए चलती रहेगी, महीने 2 महीने प्रक्रिया चल जाती है, तो जब तक यदि महाभियोग, जब तक प्रक्रिया चल रही है, उस समय भारत का राष्ट्रपति वही रहेगा, उसके वही सारे शक्ति, सारे अधिकार जो थे वो रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। राष्ट्रपति की जो अधिकार थे, सारे अधिकार ऐसे कैसे रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद में यदि महाभियोग पास हो जाता है, महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति हट जाएगा, संसद में अपने आप पद रिक्त हो जाएगा, संसद 6 महीने के भीतर चुनाव करवाएगा, अब अगला राष्ट्रपति बनाएगा। तब तक यदि चुनाव करवाते हैं तो उस बीच उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालेगा, सीधी सी बात ये है। और यदि प्रस्ताव महाभियोग प्रक्रिया खारिज हो जाती है, रद्द हो जाती है, तो अपने आप राष्ट्रपति वही बना रहेगा। अब होती है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है? कार्यपालिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ क्या क्या है, क्या क्या शक्ति है राष्ट्रपति के पास? अनुच्छेद, सबसे पहले हम अनुच्छेद देखेंगे 53। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? 53, 53 अनुच्छेद के अनुसार। 53 अनुच्छेद के अनुसार क्या कहता है? देखो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद नंबर 53 क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ सरकार, जो केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 53 स्पष्ट शब्दों में कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 स्पष्ट भाषा में कहता है कि जो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वह किसके पास होगी? वह राष्ट्रपति के पास होगी। कोई इसमें कंफ्यूज नहीं है, किसके पास होगी? संघ सरकार की, केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां वह राष्ट्रपति के पास होगी और राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन राष्ट्रपति
इन शक्तियों का उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारी यानी जो मंत्री परिषद होती है उस मंत्री परिषद की सलाह पर अपनी इन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। क्या करा, अनुच्छेद 53 साफ शब्दों में कह दिया कि कार्यपालिका जो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के पास होगी, लेकिन राष्ट्रपति को इन शक्तियों का उपयोग अपनी मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। ये कहता अनुच्छेद 53। अब अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 75। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 75। देखो क्या कहता है आर्टिकल नंबर 75। क्या कहता है कि राष्ट्रपति होता है जो भारत का जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल का जो बहुमत जिस दल को बहुमत मिला है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। किसके पद पर नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। किसको? जो लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। अब लोकसभा में कितनी सीटें हैं? कुल सीट है लोकसभा में 545 सीट है। कितनी है? 545 सीट होती है लोकसभा में। अब इसका बहुमत निकालने के लिए कितने? लगभग 272 सांसद जिसके समर्थन में रहेंगे वह आदमी उसका नेता उस 272 समर्थन जिसके समर्थन में रहेंगे उस दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। यदि किसी भी कारणवश यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, किसी भी दल के पास ये 272 का जो आंकड़ा है वह किसी भी दल के पास नहीं आया हो या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति, स्वविवेक से किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये दल गठबंधन करके सरकार बना सकता है तो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की शक्ति का उपयोग कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता। प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया, बहुमत दल को शपथ दिलाएगा, लेकिन शपथ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं दिलाता है, केवल मंत्री के रूप में वह शपथ लेता है कि भारत के संविधान में कि प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि क्या है मंत्री के रूप में वह वहाँ शपथ लेता है। किसके रूप में? मंत्री के रूप में शपथ लेता है। इस बात कहीं भी प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेने संविधान में कहीं उल्लेख नहीं, इसलिए मंत्री के रूप में शपथ लेता है। फिर अगली बात, अब प्रधानमंत्री जब उसको शपथ दिला दी, प्रधानमंत्री बहुमत दल नेता प्रधानमंत्री बन गया, उसको शपथ दिला दी। अब प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री ने लिख के दे दिया इनको मैं मंत्री बनाऊंगा, तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है तथा उनको शपथ भी दिलाता है। जो प्रधानमंत्री ने बता दिया, लिस्ट दे दी, मैं इनको मंत्री बनाना चाहता हूँ, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है और उनको शपथ दिलाता है। और यहाँ प्रधानमंत्री को एक विशेष अधिकार है। जो प्रधानमंत्री होता है वहाँ इसका विशेष अधिकार होता है, वह उसके प्रधानमंत्री की इच्छा होती है किस मंत्री को कौन सा विभाग देगा, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना, किसको कौन सा विभाग देना, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है कि इसके अंदर राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को, किस मंत्री को कौन सा विभाग देगा। इसमें कौन करता है? प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। अब अनुच्छेद हमने 75 पढ़ लिया। अब अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 77। कौन सा अनुच्छेद? 77 अनुच्छेद।
भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 77। अब 77 अनुच्छेद क्या कहता है? देखो 77 अनुच्छेद कहता है कि जो केंद्र सरकार है, जो संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो भारत सरकार है, उसके जो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के सभी कार्य किस नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य किए जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? अनुच्छेद 77 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो संघ सरकार के सभी कार्य है जो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री को तो विशेष अधिकार था अनुच्छेद 75 के तहत कि उनको कौन कौन सा विभाग देना है, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। लेकिन यहाँ कार्य जो आवंटन के नियम बनाता वो कौन बनाता? राष्ट्रपति बनाता। अनुच्छेद 77 में लिखा हुआ है कि जो कार्य आवंटन के जो नियम है वो राष्ट्रपति बनाता है। अनुच्छेद 78 की बात करेंगे। अब अनुच्छेद 77 पढ़ लिया, अब अनुच्छेद 78 देखो। अनुच्छेद भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 78 क्या कहता है? देखो 78 कहता है कि राष्ट्रपति होता है, ये 78 राष्ट्रपति और जो भारत का जो प्रधानमंत्री उनके बीच के संबंधों के बारे में बताता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के संबंधों के बारे में अनुच्छेद कौन सा बताता है? 78 अनुच्छेद क्या है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, प्रेसिडेंट एंड पीएम के बीच में संबंध को बताता है। एक बात, पहली बात क्या गया? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 78 है जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह प्रधानमंत्री से शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद एक बात होगी 78 में। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री से विधि निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता, कानून के बारे में, कानून बनाया उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार है। फिर तीसरा बात क्या है? 78 के अनुसार तीसरी बात क्या है? कभी भी राष्ट्रपति को कभी भी लगे तो वह राष्ट्रपति को कभी भी किसी भी बात पर लगे कि उसे मंत्री परिषद से चर्चा करना चाहता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री को अपने पास बुला करके मंत्री परिषद में चर्चा करने को कह सकता है। ये उसका अधिकार है। अनुच्छेद 78 के तहत ये अधिकार दे रखा राष्ट्रपति को कि प्रधानमंत्री अपने पास बुला करके कह सकता है कि मंत्री परिषद से इस विषय में चर्चा करना चाहता है। दूसरी, प्रधानमंत्री 78 में यह लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य प्रधानमंत्री का, यदि राष्ट्रपति कोई सूचना मांगता है तो वह सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। यदि राष्ट्रपति ने कोई भी सूचना मांगी प्रधानमंत्री से तो प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सूचना राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद अब 76 के बारे में पढ़ता है। अनुच्छेद कौन सा? 76। अनुच्छेद 76 में स्पष्ट है। अब अनुच्छेद 76 क्या सकते था राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर अटॉर्नी जनरल, जो भारत का महान्यायवादी, की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल होता है जो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, जो महान्यायवादी है, की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 के तहत शपथ दिलाता है राष्ट्रपति इसको, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। देखो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये नहीं कि राष्ट्रपति इच्छा जो हटाए, नहीं, जब राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से या मंत्री परिषद कहे कि अटॉर्नी जनरल हटाना है तो उसकी सलाह से इसको हटा सकता है। ये प्रसाद पर्यंत हो गया। तो अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है, प्रसाद पर्यंत रहता है। ये अनुच्छेद 76 में कहा गया। अब जो अटॉर्नी जनरल होता है, जो भारत का जो महान्यायवादी है, तो ये न तो संसद का सदस्य होता है, संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और न मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ना तो संसद का सदस्य होता है अटॉर्नी जनरल, और न मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ये किसी भी सदन में बोल सकता, किसी भी विषय के बारे में बोल सकता, लेकिन मत नहीं दे सकता है। ये अटॉर्नी जनरल है।
जो कैग होता है CAG, जो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। लेकिन ये प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर नहीं, इसको हटाने की प्रक्रिया अलग है। जो भारत के जो हाई कोर्ट के जज हटाते उस पर कैसे हटाते इसको, तो क्या होता है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है। तीसरी बात, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो राष्ट्रपति होता है, जो भारत के जो राज्य, उन राज्यपालों की नियुक्ति करता है। भारत के जितने भी राज्य, उन राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, 3 तो थे, अब चौथा हो गया जम्मू कश्मीर। अब 4 राज्य थे, इनमें क्या होता है? उपराज्यपाल होता है। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और जम्मू, इनमें उपराज्यपाल होता है। और उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता? पहले 7 थे, अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इनमें 4 में तो उपराज्यपाल होता है और 5 में प्रशासक होता है। उपराज्यपाल तो होता है, लेकिन वो प्रशासक बोलते, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते उसको, तो प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अब इनके जो राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको शपथ नहीं दिलाता। ये बात याद रखने की बात है, शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहते हैं, लेकिन इनको राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है। शपथ सिर्फ कैग को दिलाता है और अटॉर्नी जनरल दिलाता है, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? जिस राज्य का राज्यपाल होगा वहाँ का हाईकोर्ट का वो दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति शपथ नहीं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 1, अब अनुच्छेद अपने 74 नंबर, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए भारत के एक जो संसद की एक मंत्रिपरिषद होगी, वह उसकी सहायता करेगी। और उस मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होता? प्रधानमंत्री होता, प्राइम मिनिस्टर। उस मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होता? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद जैसे सलाह देती है, उस सलाह के अनुसार राष्ट्रपति काम करेगा। राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगे कोई चीज़ के बारे में, कोई सलाह के बारे में सलाह थोड़ी सी गलत है, तो उस सलाह को राष्ट्रपति के पास ये विशेष अधिकार होता है कि यह उस सलाह को मंत्रिपरिषद के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन बाद में जब वापस मंत्रिपरिषद वापस भेजती है तो उसको उस कानून बनाना ही पड़ता है, उसको लागू करना ही पड़ता है। मंत्रिपरिषद सलाह पर काम करता है। इस प्रकार आज हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, महाभियोग की प्रक्रिया, दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। इसलिए यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।